दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? तो आज आए हैं आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें लेकर। पहले समझ लेते हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा आपाधापी के बीच में हमारे देश में उथल-पुथल आई है फिर पिछले कुछ दिनों से और इसमें कुछ क्रक्स निकल के आता उसके लिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था, तो आपको विस्तार से समझा सकूँ, ठीक है? तो ई-20 इथेनॉल जो हमारा अभी बहुत ज़्यादा विवाद था, उसके बारे में मैं आपको ये लेके आया हूँ कि क्या है, क्या चीज़ें जानकारी इन डेप्थ होनी क्या चीज़ें हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना होकर उसके क्रक्स में जाएँ कोर ठीक है? उस चीज़ को लेकर हम आए हैं। सबसे पहले जो है T20 इथेनॉल ब्लेंडेड विवाद है क्या? क्यों ये बढ़ा? कब से इसमें चालू हुआ? तो हुआ क्या कि अभी गवर्नमेंट की एक 2014 के बाद अपनी एनर्जी शिफ्ट होना। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ-साथ उनका ये भी था कि हम आय पे जो है निर्भरता कम करेंगे। तेल के आयात पे निर्भरता कम करेंगे और उसका रीज़न है कि अभी हमने हाल ही में घटनाक्रम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमने बंद किया, नेचुरल गैस हमारी आई, तो बहुत ज़्यादा तेल के साथ हमारी बहुत सारी दिक्कतें और हमारा जो इंफ्रा बना था, तो अगर हमारे पास युद्ध हो गया किसी तरीके की जाती, ऐसी घटना घटित हो जाता। उसके लिए ये जो है इसकी टेक्नोलॉजी को उस तरीके से बायसनेस के तरीके से इसमें क्या है, तो सबसे पहले ई-20 है क्या? ई-20 मतलब ये चीज़ है कि एथेनॉल जो है अभी हम काफ़ी दिनों से आर-एन-डी चल रही है। हमने एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एकदम चेंज किए, हाल ही के दिनों में। कुछ सालों में हमने BS4 से सीधे BS6 को हमने क्या किया, प्रेफ़र कर लिया, अडॉप्ट कर लिया देश में। हमारे पास BS4 की भी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। BS5 पे ना जाते हुए ये कहाँ पे छलांग लगा दी, हमने BS6 की गाड़ियों पे तीसरा हमने जो उसमें किया, डिफ़ॉल्ट कर दी उसमें, कि हमने जैसे अभी जापान है, तो E3 अभी यूज़ मतलब E3 का मतलब E10 का मतलब E20 का मतलब E35 का मतलब भी आपको मैं बता रहा हूँ, है ना? 15 का मतलब भी बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम कितने परसेंट इसमें मिला रहे हैं, कितने परसेंट इसमें क्या मिला रहे हैं, पेट्रोलियम है। पहले टोटल पेट्रोलियम पे चल रही थी गाड़ियाँ, तो उसमें क्या किया गया E10, 20 को ब्लेंडेड पेट्रोल एक योजना चल रही है। अब उसमें विवाद कुछ लोगों का ये है कि हमारे देश के जो ट्रांसपोर्ट हैं, आदरणीय हमारे गडकरी साहब, उनके बच्चों ने कंपनियाँ बना रखी हैं। तो लोग ये कह रहे हैं या फिर विपक्ष ये कह रहा है देश का, कि साहब इन लोगों ने अपने बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एथेनॉल की कंपनियाँ खोली। एथेनॉल को अब ये उसमें का नाम से डाल रहे हैं, गाड़ियों में ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, बिना किसी डाल रहे हैं। इस पे जो हमारे क्या नाम से पुरी साहब का मंत्रालय है ना? पेट्रोलियम जो है, उसने इस पे तत्काल प्रभाव क्या पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तमाम जो हमारी बड़ी कंपनियाँ हैं देश की ऑटोमोबाइल सब लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, ये इस तरीके से नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो क्या है, वो मिलावट का कोई ऐसा तेल है जो इस देश में चल रहा है। मिलावट तो होती पेट्रोल देश में है नहीं, पेट्रोल है नहीं तो पेट्रोल में मिलावट हो नहीं पाती। बाहर से ही लाना में भी कई तरह की चीज़ पहले हो रही थी। उसको क्या किया गया फिर इसमें फ़िल्टर करके नहीं अब जैसे एथेनॉल का मसला है, उसमें ये चीज़ संभव है, क्योंकि एथेनॉल कहाँ बन रहा है? इंडिया में बन रहा है और फिर पेट्रोलियम लेके उसमें 20% मिला दो। आप सोचो कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमने दूध लिया, तब अभी जो रेट है मान लो ₹80 पानी का रेट ₹10 या ₹5 हमने 1 लीटर 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला। वो पानी भी काय के भाव में बिक रहा है? वो भी दूध के भी ₹80 दाम मिल रहे हैं। तो हमें कितने का ₹70 का 1 लीटर में फ़ायदा हो रहा है। ₹10 का पानी हो गया। सोचो आप कि इस तरीके से एथेनॉल के साथ भी हो रहा है देश में। बहुत सी जगह ऐसी शिकायतें आई। लेकिन हमें इसके बीच क्या समझना एथेनॉल है क्या? ई-20 का अगर हम मतलब कि 20% मिलाएँगे और 80% क्या रहेगा? पेट्रोलियम। अगर हम कहें कि ई-35 क्या है? तो
35 में 35% होगा और क्या नाम से आपका बाकी सारा का सारा क्या रहेगा? 5 के सम आपका पेट्रोलियम होगा, ठीक है? पेट्रोल होगा। तो आप ये चीज़ समझ गए पहले तो कि ये है क्या E20, E10, E5 है ना? कई विकसित देश हैं वो सब इस पे आ रहे हैं धीमे चाइना में, जापान हमसे पहले इस चीज़ में तो वो है कि अब वहाँ चूँकि इकोनॉमी में उतना साइज़ है, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद उनके पास स्टोरेज ठीक-ठाक है। हमारे पास R&D भी हम अभी मान लो कि एनर्जी के सबसे बड़े क्राइसिस के तो अपन को ये देखना है, सबसे पहले तो E20 है क्या? तो E20 का अर्थ है कि पेट्रोल, ठीक है? भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक इथेनॉल को ई जो हमारा है वो कब तक है 2030 तक, 26 चल रहा है और ये चीज़ें 2014 के बाद से निरंतर चल रही है ना? R&D हो ही रही थी, सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट है, हमें इस तरीके से हमारी चीज़ें प्रसारित होंगी। अब बीच में क्या दिक्कत हो गई कि वही गडकरी साहब के लड़के क्या किया कि कंपनी खोल ली है, वो बिज़नेस वो बताते हैं कि बहुत साल पहले का है, ठीक है? दूसरी बात है कि उसमें वो कहते हैं कि 500 प्लेयर, 500 प्लेयर में हम 5% टेंडर मिले तक वो बताते हैं। विपक्ष ये कहता है कि इनने क्या किया, इसमें इनने घोटाला किया और ये चीज़ें जनता पे थोप दी गई। कैसे? साहब इनने कहा कि उसमें इथेनॉल मिलाओ, इथेनॉल की कंपनी है, इथेनॉल में 20% का सीधा-सीधा कट ये ले लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उस पेट्रोल में मिला देते हैं और यहाँ पर इंजन खराबियाँ आ रही हैं। शिकायतें ऐसी मिल रही हैं, बहुत सारे इंजन में खराबियाँ आ रहे हैं। उसका रीज़न आप समझ BS4 की गाड़ियाँ हमारी एथेनॉल जो ब्लेंडेड वो है एथेनॉल है, उसकी दिक्कत ये है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके के अब जैसे एथेनॉल में क्या होता है, आप ये मान लीजिएगा कि गन्ने के रस या मक्के के रस से बनता है वो, ठीक है? तो वो उस तरीके से उस तो प्रोसेस है अलग तरीके से। पेट्रोलियम अलग तरीके से चीज़ें हमारे पास जो इंजन होते हैं, वो कई बार इसके बने होते हैं, एल्यूमीनियम के बने होते हैं। तो उनमें क्या हो रहा है कई जगह ऐसी शिकायतें मिली कि साहब जो आयरन वगैरह लगा है, क्या होगा? जंग आने की ठीक है? ये आरोप हैं। लेकिन अब सरकार इसमें जो सफाई दे रही है वो मैंने आपको बताया। माइलेज पे प्रभाव पड़ता है, अभी तो सबने बताया। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप जो पेट्रोल डाल रहे हैं, मान लो कि वो 80 का एवरेज दे, ये क्या दे रही है क्या नाम से 75 का एवरेज। इसमें एक तो माइलेज में कमी है, दूसरी बात पेट्रोलियम अभी जो पदार्थ हैं, इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल के प्राइस क्या हैं? बहुत ज़्यादा हाई। उसका रीज़न आपने सबने देखा, ईरान वॉर हॉर्मुज़ में बंद रहा। दूसरी चीज़ है सरकार कहती है कंपनियाँ निजी कंपनियाँ जब नुकसान में थी, तो वो सारा का सारा हमने अपने यहाँ बढ़ने दी। ना बढ़ने का कारण क्या था कि हमने अपने पेट्रोलियम प्राइसेस जो थे वो क्या रखे, अपनी प्राइसेस थे वो मेंटेन रखा, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी तो ये बात बिल्कुल सच है। सरकार ने जब अभी इतना बड़ा क्राइसिस था तो उस क्या किया ऑब्ज़र्व किया अपने उस पे। आप जो बोझ है वो किस पे डाला निजी कंपनियों पे, कि आप पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा सकते हो। आपको भले ही कितने में डॉलर पर बैरल में मिल लेकिन आपको इंडिया में उसी दाम पे तो आप पहले बेचो। अब वो उन्होंने उतने दाम पे बेचा, उतने दाम पे बेचा तो अब फ़ायदा कमाने का मौका आया तो अब फ़ायदा लेंगे वहाँ से अपना जो उनको नुकसान हुआ है उसकी अब उसमें क्या होगा कि हमारे पास महँगाई नहीं बढ़ी और एकदम महँगाई कम नहीं हुई। बात समझ में आया? तो स्थिरता लाने के लिए ये सारी चीज़ें हथकंडे अपनाए जाएँ। अब है पेट्रोलियम मंत्रालय ने माना है माइलेज ठीक है, माइलेज की बात समझ में आ गई। हाई ऑक्टेन रेटिंग बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग होती है, ध्यान रखना। इसमें चीज़ें क्या-क्या हैं, आप देखो इधर। मक्का आधारित एथेनॉल है, मक्का से भी बनता है। कच्चा तेल मूल है ना 70 डॉलर पर बैरल ये कितना है 71 रुपया या 72 रुपए पर लीटर। कर्स है कि E20 वर्तमान महँगा पड़ता है। कच्चा तेल मूल्य जो है, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? कच्चा तेल का मूल्य कितना है? 120 से 130 डॉलर होने पे। इसका अर्थ है कि E20 आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है। आप सोचो ना आप, अगर अपन को 120 से 130
डॉलर पर बैरल पे अगर कोई तेल बिक रहा है, हमारे पास ₹71 में 1 लीटर कोई त हमारे पास ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ना कि पेट्रोलियम पदार्थ वहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा ठीक है। अब देखो रणनीतिक लाभ क्या-क्या हैं। कच्चे तेल पर कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कमी, किसानों के लिए नया बाज़ार, आय में वृद्धि, जैव ईंधन का सृजन। आप समझो। एक तो ये होगा कि भाई हमारे पास जो किसान हैं, उनको हमने एक टारगेट दिया है कि हम किसान की आय को क्या करना है, दोगुना करना। मैंने उस दिन आपको बताया था जब एक दिन ये टॉपिक आया था, कि इससे क्या होगा कि वातावरण में अब सोचो आप हमने एथेनॉल मिला, वो वातावरण में क्या है, पर्यावरण अनुकूल, वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। अब पॉल्यूशन नहीं कर रहा है तो क्या होगा उसमें, एक तो पर्यावरण अनुकूल, किसानों की आय दोगुनी मिलेगी। कैसे मिलेगी कि भाई उनको ये प्रेरणा मिल जाएगी कि हमें अब मक्के की खेती करनी है। उससे क्या होगा, धान की खेती करनी है, धान से भी निकलता है, ठीक है? तो उसकी जो वेस्ट बचेगा, वेस्ट से क्या हो जाएगा, वेस्ट से ही सारी चीज़ें जो चीज़ें आप देख रहे हो इथेनॉल वगैरह, गन्ने का रस अलग निकल जाता है। उसके बाद जो वेस्ट बनता है उसका प्रोसेस करके फिर ये सब इथेनॉल का प्रोसेस होता है, ठीक है? उसको फिर मिला देते हैं काहे में, पेट्रोल में। ब्लेंडिंग होती है वो यही है, ठीक है? स्वदेशी इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मनिर्भरता भारत की ओर है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, वैश्विक जैव ईंधन बाजार में भारत तो राजकोषीय घाटा है ना वो इसीलिए बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि हमारा सबसे ज़्यादा पैसा तो वहीं जाता है। हमारी एनर्जी नीड पूरी करने में हमारे खजाने उसमें भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, है ना? हमारा रुपया भी मजबूत बना रहेगा, कि अभी हम सारा का सारा पेमेंट काहे में करते हैं, जब डॉलर में हम पूरा का पूरा करते हैं और बल्क में हम क्वांटिटी में देते हैं। और कई देश हैं इसमें, केवल ये नहीं है सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं या बहुत से देश हैं, एक पूरा अम्ब्रेला है, जहाँ से हम सारे कई लोग हमारे बाहर ठीक है? तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, रुपया में मजबूती। पर्यावरणीय लाभ क्या है? लाइफ साइकिल कार्बन उत्सर्जन में 40% तक की कमी आएगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट। कार्बन उत्सर्जन ना उसमें कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? T20 2030 में जो हम लाने वाले हैं, 20% अगर इथेनॉल हम किसमें मिला रहे हैं, पेट्रोल में, कितने परसेंट क्या उत्सर्जन में कमी आ जाएगी? कार्बन उत्सर्जन 40%। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट क्रेडिट वगैरह स्कीम ला रखी हैं सरकार की, ठीक है? तो वो सीधे-सीधे यहाँ पर वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में आएगी और हमें सतत विकास की ज़रूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? सतत विकास में सहायता है, पेरिस समझौता और भारत के लक्ष्यों में योगदान है। हमने एनडीए लक्ष्य कुछ अपने हासिल कर रखे हैं। एक दिन हम इसको विस्तार से बताएँगे। पेरिस समझौता क्या है? एनडीसी के लक्ष्य हमने क्या-क्या ले रखे थे? कब तक हमें सतत विकास और किस आगे बढ़ हमारी कई योजनाएँ इसी हिसाब से चलती ठीक है? तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हम केवल इस बात पे नहीं निर्भर कर रहे हैं कि कहाँ से हमारी जो बच्चों का आरोप लगाना अलग चीज़, लेकिन एक नेशन के तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें आज की ऊर्जा की ज़रूरत है, विश्व की ऊर्जा और हमारा पर्यावरण बात पे भी ठीक है? उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। माइलेज में 3% की कमी आएगी, ये तो चिंताएँ हैं हमारी। कुछ पुराने वाहनों की संबंधी चिंताएँ हैं। अब समझो हमारे पास BS4 की गाड़ियाँ हैं, उनमें एडॉप्टेशन हो ही नहीं पाएगा। BS6 में भी कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पे एडॉप्टेशन हो नहीं पाया, क्योंकि शुरू तो इन पे R&D हो ही नहीं रही थी। ये रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ बाद में और गाड़ियाँ हमारे पास कोई 9 का मॉडल है, 10 का मॉडल है, 2011 का मॉडल है, ठीक है? तो उनमें भी अभी उन्हें बंद थोड़ी करे हैं। आजकल विकसित देशों में क्या होता है कि 10 साल बाद गाड़ियों को बंद कर देते हैं। हाँ, इंडिया में नहीं है। दिल्ली में अभी एक कानून आया था कि जो धुआँ वाली गाड़ियाँ हैं या एक उन्होंने पैरामीटर सेट किया था, इस सन के बाद की गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं। वो फिर उन्होंने कानून लागू तो कर दिया लेकिन वो दबाव में आके किया गया, उसमें ज़्यादा सख्ती दिखाई नहीं गई। ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे ब्रूटली चीज़ बहुत गाड़ी पकड़ के सीधा प्रेस कर दो उसको, वो ऐसे तरीके की चीज़। वो इस तरीके से इंडिया में संभव ठीक है? बेहतर एंटी टॉक गुण इनमें ना नॉकिंग
कम इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। अब सोचो ये कितनी अच्छी, अगर इस इंजन के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन हो जाएँ, ये कहना है कि लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि हम BS4 में भी वही डीज़ल पेट्रोल डाल रहे हैं। क्यों? चूँकि लोगों में अवेयरनेस तो है नहीं कि हमारा इंजन किस तरह, उन्हें उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। और टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं तो उन्हें लगता है कि हमारी गाड़ी खराब हो रही है। गाड़ी खराब होने का एक रीज़न ये भी है कि गाड़ी जो है पुरानी, वो प्योर पेट्रोल के लिए बनी थी। उसमें इथेनॉल मिक्स, तो ब्लेंडेड पे वो है, इथेनॉल ब्लेंडेड, अगर पेट्रोल आप डाल रहे हैं, दिक्कत होनी पड़ जाती है। ठीक है? लाइफ साइकिल कार्बन उत्सर्जन में 40% की कमी जो मैंने बताया, जलवायु लक्ष्यों की फीड स्टॉक मक्का पर क्षेत्र का। अब फीड स्टॉक देखो आप, लोग फिर क्या करेंगे? जब पेट्रोल में ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा कि भाई इथेनॉल अभी मान लो ₹50 लीटर बता रही है, ₹71 पर लीटर इसमें। अब मान लो कि ये चीज़ पर बैरल के हिसाब, ये है ₹71 और वो है डॉलर। अगर उस हिसाब से देखा जाए दुगने का अंतर है। अब सोचो आप, तो आदमी क्या करेगा? वो प्रोत्साहित होगा किस चीज़ की? गन्ना करने, मक्का करने के लिए, धान करने के लिए। तो हमारी जो और चीज़ों की फसलें हैं, पर क्या आ जाएगा? दबाव आ जाएगा, या फिर वो नगन। अब उससे क्या होगा कि हमारे पास जो वैरायटी ऑफ फूड है, फिर हमें वो सारी चीज़ों को संतुलन में देखते हुए हमें इन कदम बढ़ाना है। उपभोक्ता को कीमत के सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? अब आप देखो, क्या यह उपभोक्ता हितों के साथ न्याय करता है? दीर्घकाल में पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाता है, ठीक है। बेहतर ऑक्टेन और इंजन सुरक्षा जैसी तकनीकों को फ़ायदे भी हैं। दिक्कत क्या है? कि माइलेज में कमी है, वर्तमान में ऊँची लागत उपभोक्ता पर बोझ है, वो चीज़ें। भारत के इथेनॉल ब्लेंडेड कार्यक्रम के आर्थिक, रणनीतिक और पर्यावरणीय लाभों की ये उपभोक्ता हितों के साथ किस है, ठीक है? प्रीलिम देख लो आप एक बार, कि E20 के संदर्भ में यह पेट्रोल 20% यह हर मौसम में सभी वाहनों को माइलेज बढ़ाता है। यह माइलेज ये लाइफ स्टाइल का कार्बन उत्सर्जन घटाता है। ठीक है? अब देखो आप इस चीज़ को बताओ थोड़ा-सा, ठीक है? कि एक सही है, हैं? तो आपको अभी बता, ठीक है? निष्कर्ष यही है कि यदि कीमत तर्कसंगत हो, माइलेज हानि न्यूनतम हो और उपभोक्ता को मूल्य लाभ मिले, तभी ये उपभोक्ता हितों का ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक मिल जाए। की बात है कि लाइफ़स्टाइल बढ़ जाए, लाइफ साइकिल बढ़ जाए, इंजन तक ना आए, है ना? और ये क्या है कि कीमत तर्कसंगत हो, माइलेज हानि भी कम हो, तब तो इसकी उपयोगिता समझ में आती है, नहीं तो इसका है। देखो इधर, आर्थिक लाभ, रणनीतिक लाभ, है ना? पर्यावरणीय लाभ, सब चीज़ें। अब आगे के विस्तार में देखो आप ठीक है? अब आगे चलते हैं। गिरफ्तारी के आधारित लिखित संवैधानिक बहस तेज हो चुकी है। अब देखो, गिरफ्तारी को आधार को लिखित रूप में देने, संवैधानिक जो है बहस वो तेज हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ? आपने का नाम सुना होगा, एक ज़्यादा फेमस सोनम रघुवंशी, जिनका सोनम रघुवंशी को बहुत ज़्यादा फेमस हुई। 2025 में एक केस हुआ, एक लड़का जो है वो इंदौर के व्यवसायी घराने से, शादी यूपी में हुई। वो दोनों के दोनों क्या गए, शादी के तुरंत बाद वो हनीमून, हनीमून पे जाने के बाद क्या हुआ उनके साथ? तो उनके साथ ये हुआ कि वो मेघालय में थे। मेघालय में जैसे ही वो गए तो पता लगा कि उन, और उसमें ये चीज़ सामने आई कि उनकी पत्नी जो है, के पूरे कांड में, उस पूरे के पूरे उसमें वो इन्वॉल्व, ठीक है? ऐसा आरोप लगा। उसके बाद क्या हुई? वो मेघालय पुलिस ने क्या किया कि उनकी गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी करने के बाद हाई कोर्ट में ये मामला जाता है। हाई कोर्ट ने ये बोला कि अच्छा एक काम करो, आपने जो चार्जशीट दाखिल करी, या जो है वो दिखाओ। अब एफआईआर जैसी लॉज़ हुई तो उसमें उनको ज़मानत मिली। उनके वकील ने दलील दी कि साहब एफआईआर जो गिरफ्तार करने का प्रोसेस है, कोई पूरी तरह से संदेह के घेरे में। मैंने आपको उस दिन समझाया था कि भारतीय न्याय संहिता जो है,
अभी बदलाव हुए हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और हमारे जो सारे के सारे बदलाव हुए हैं। उसमें क्या था कि बीएनएस, बीएस बीएनएसएस है और बीएसए, तीनों चीज़ों में बदलाव हुआ। सीआरपीसी, आईपीसी धाराओं में जब अंतर है, कि तीनों चीज़ों में ये अंतर होता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या है, उसका दंड क्या है? ये है कि इसके साक्ष्य क्या हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि उसमें प्रोसेस क्या है? तो वो जो प्रोसेस वाली चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा झोल था। कई जगह टिक नहीं लगे थे, होता है कई एफआईआर आप देखेंगे, बहुत सी चीज़ें, कई जगह टिक ही नहीं लगे थे, कई जगह उनका क्या नाम से ले जाने का तरीका ठीक नहीं, तो वकील ने वही चीज़ उठाई, प्रोसेस, और प्रोसेस पे जैसे ही सवाल उठाए, तो फिर क्या हुआ कि उनको ज़मानत मिली। अब देखो यहाँ पे कि क्या जाँच एजेंसियों गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी के आधार पर लिख संवैधानिक पीठ या उड़ी संवैधानिक। अब देखो इसमें क्या हुआ, आप समझो कि हमारा गिरफ्तार होने का अधिकार है या हमें जानने का आरोप लग रहा है, तो व्यक्ति को जानने का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है। आप देखो 22 आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 में क्या है कि प्रावधान क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार पर अवगत कराया जाए। अब अभी तक क्या हो रहा है कि आपको मौखिक बता दिया जाता है। मौखिक बता दिया जाता है कि आपने ये जुर्म किया, आप पे ये आरोप हैं और आपको इसलिए आपसे पूछताछ गिरफ्तार। अब आप सोचो कि इसमें पेंच क्या फँसा? इसमें ये पेंच फँसा कि आपने गिरफ्तारी के लिए मौखिक रूप से बोला कि नहीं बोला, बहुत सी झोल। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अब जब आप गिरफ्तारी करने के लिए किसी है, तो आपको क्या है लिखित रूप में कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ये जानने का हक है उस आदमी को, कि उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है? मौलिक अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है, उसे अपने पसंदीदा वकील से बचाव करने का अधिकार। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1, ये दोनों इस चीज में हैं, तो आदमी की स्वतंत्रता का अधिकार को आप छीन नहीं सकते, वो उसका फंडामेंटल राइट है। उसको जानने का हक है कि आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया, क्या रीजन रहे हैं, ठीक है? ताकि वो अपने वकील को बताए, वकील से परामर्श ले सके, वकील से वो अपने यथोचित बचाव के लिए चीज़ों को अपील कर सके, ठीक है? लिखित में आधार देने का उद्देश्य क्या है कि मनमानी और दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी पर अंकुश लगेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें किसी आदमी को बड़ी सारे लोग इसमें प्रताड़ित हुए, रीज़न समझो आप। उसमें ये हुआ कि आपको मान लो किसी ने कर दी कि साहब इनने हम हमें गाली-गलौज, पुलिस क्या करेगी कि हाँ, आपको चलो थाने चलना है, आप गाली-गलौज। अब आप कोई भी चीज़ करने से पहले उसको लिखित में दोगे। हम आपको इस चीज़ के लिए इस तरीके से इतने-इतने टाइम पे ये लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो आप उससे समझो कितना वो पड़ जाएगा कि अभी तक क्या होता था कि मौखिक ले गए आपको, और आप जब भी आपके साथ कभी इस तरीके हो, आप इस वाले केस को उठा के उन्हें दिखा सकते हो। कोर्ट का भाई वर्डिक्ट है, कोई कहते हैं कि आप हमें कोई भी चीज़, आपको कोई दिक्कत है, आप लिखित में दो कि हम इस वजह से आपको ले चलने के तैयार हैं, ठीक है? कोई ऑफेंस अगर अपन ने, तो उसमें क्या-क्या पनिशमेंट है उससे बच तो नहीं सकते हम, लेकिन हमें लिखित में तो पता हो कि हमने ऑफेंस क्या किया है, ताकि उसके हिसाब से। अब पुलिस कई बार क्या होती है, कई चीज़ों को हमने जो चीज़ें करी नहीं है, क्या करती है वो अलग तरीके से। तिवारी के बिहार में उसका एनकाउंटर हुआ, पूरे के पूरे उसमें क्या नाम से वो बड़ी वो भद्द पिटी बिहार पुलिस की, यार इनने लेकिन यही है, प्रैक्टिसेज़ हैं वो इसी तरीके की। अब क्या होगा कि इसमें एक वो मिल जाएगा उन्हें, अब वो खुद ही दे रहे हैं कि साहब आपको इस वजह से हम ले जा रहे हैं। पुलिस का काम मारना थोड़ी, पुलिस का काम ये चीज़ है ही नहीं, और पुलिस का काम जस्टिफाई करना भी नहीं है। ये सारा काम अदालतों का है। अदालत आपको दोषी सिद्ध करेंगी, अदालत आपको आरोपी सिद्ध करेंगी, आरोप मुक्त सिद्ध करेंगी, क्या करेंगी? वो अदालत हमने इसीलिए तो बिठा ली है। हम किसी व्यवस्था को बाईपास करके नहीं जा सकते। सारी संस्थाएँ अपनी जगह ठीक हैं। हर बॉडी के पुर्जे का अपना, कान का अपना महत्व, आँखों का अपना महत्व है, जुबान का अपना महत्व है, नाक का अपना महत्व है। अब आप कहो कि कान जो है वो नाक जैसी नहीं, नहीं हो सकती। इसका काम ही अलग है। अदालतों का काम अदालतों का है, पुलिस का काम पुलिस का है, ठीक है? सौहार्द, सद्भावना बनाए रखें, इसके लिए पुलिस का काम है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव की तैयारी का अवसर मिल जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधि के शासन को बढ़ावा मिलेगा इससे।
ट्रांसपेरेंसी होगी ना इससे, तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। आप किसी को इस तरीके से ले जा रहे हो तो उसे मार थोड़ी सकते हो फिर, ठीक है? जाँच एजेंसियों की शक्तियों पे संवैधानिक नियंत्रण लगेगा। अब देखो आप संवैधानिक नियंत्रण बता रहा हूँ, आपने एक कागज़ पहले ही दे रखा पूरा होगा उसमें डिटेल लिखी। अब आप ये नहीं कह सकते कि आ रही है? इससे क्या होगा कि वो जो सारा है उसको थोड़ा-सा मेघालय सरकार बनाम सोनम रघुवंशी और व्यवसायी हत्या केस में वर्तमान विवाद क्या है कि गिरफ्तारी मेघालय पुलिस द्वारा की गई। गिरफ्तारी ज्ञापन में बीएन धारा 403 लिखी गई, जबकि वास्तविक धारा 103। अब देखो कितना बड़ा ब्लंडर है इसमें। 403 103 मर्डर की जो धारा है 302 को बदल के अब क्या कर दिया गया 103। सबसेक्शन 1 में इनकी क्या होनी थी? रिपोर्ट होनी थी और पुलिस ने क्या कर दिया 403 में रिपोर्ट करा। अब आप सोचो कितना बड़ा ब्लंडर करके गई है और लिखित में किया है ये। अदालत बक्कल उतार दी होंगी ये मान लो आप। जहाँ भी जाएँगे आपके तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, है ना? 103 की धारा के तहत उनकी क्या होनी थी? गिरफ्तारी होनी थी और 403 में क्या हुआ? गिरफ्तार कर लिया उसको और आरोप जो थे वो टाइपिंग त्रुटि और जानबूझकर स्पष्ट लिखे गए थे। आप कागज़ में नहीं, कागज़ आपके हाई कोर्ट में जाएगा। सोचो एक केस इतना मजबूत, उस केस को जानबूझ क्या किया होगा? कई तरीके के एंगल होते हैं। बार कुछ ऐसी चीज़ों पैसे दे के भी चीज़ें आपको उस तरीके से समझ रहे हो? तो वो बहुत सी चीज़ें वो अब उनके क्या होगा? अदालत अदालत में गई तो उन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से फटकार लगाई होगी। प्रश्न उठाता क्या? गलत स्पष्ट मौखिक आधार देना, छेद 22 सबसेक्शन है। आप किसी अस्पष्ट रूप कि उसका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के साथ थोड़ा भी छेड़खानी कर नहीं सकते आप। ठीक है? बात समझ में आए? मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा कैसे मजबूत करता है? तो ध्यान रखो कानून चेतना व्यक्ति जानता है कि उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायिक समीक्षा में सहायता, जमानत रिट याचिका में आधारों पर जांच संभव हो सकती है। ये सारे उसके अधिकार हैं। ठीक है? दुरुपयोग को रोकथाम को स्पष्टता या मौखिक कारण जांच एजेंसियों को मनमानी की छूट दे देता है। पता चला बोल दिया हमने बोल दिया था इनको बताया था। अब इसका प्रूफ क्या है आपके पास? किसी आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं और कहते हैं कि मौखिक का रूप में बता दिया था। तो इसका फिर उसके पास क्या प्रूफ है? मुँह पे आप कह दोगे उसने कहा कि नहीं बताया हमें कुछ भी। अब क्या होता है थानों में, ग्राउंड रियलिटी जो मैं आपको बता आपको कोई भी दिक्कत कर दी आपने को कर दिया आपने। पुलिस वाले क्या कहते हैं चलो आपसे कुछ थोड़ा-सा आओ इधर आओ मुझे पूछताछ के नाम पे आपसे वहाँ पे जाके हथकड़ी लगा देंगे और आपको मारेंगे पीटेंगे और 1-2 जगह फिर सामने वाली पार्टी से पैसे-ऐसे लेके आपको फिर ढील डाल के फिर इस तरीके से करप्शन क्या उस पे भी निरंकुश लगेगा। इससे जवाबदेहिता तय हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है? तो अब जांच एजेंसियां क्या कर सकती हैं? मौखिक रूप से नहीं बता सकती। लोकतांत्रिक संतुलन, राज्य की शक्तियों पर नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा ये संतुलन है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। लोकतांत्रिक संतुलन, राज्यों की शक्तियों पर नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का ये संतुलन बनाना जरूरी है। अदालतों ने क्या कहा? वो गिरफ्तारी के आधार पर जितने स्पष्ट और विशिष्ट होंगे, व्यक्ति के बचाव का आधार उतना ही होगा। सिर्फ धाराओं का उल्लेख पर्याप्त नहीं है, तथ्यात्मक आधार पर भी बताएं। क्या किया आपने? मौखिक सूचना और स्पष्ट गलत धारा लिखना, अनुच्छेद 22 के भावना की अपने अस्पष्ट रूप से था, तो वो चीज़ें संतुष्ट नहीं हुई, ना उसको वो चीज़ें मिल पाई जो वो चाहता था आपसे, कि हमें क्यों ले जा रहे हो? हमारी क्या गलती है? वो सारी चीज़ें जब नहीं मिली, क्या हुआ उसके हाँ, बहुत तरीके का आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 लिखित आधार देने का अनिवार्य बनाता है। क्या केवल धाराओं का उल्लेख पर्याप्त तथा तथ्यात्मक आवश्यक है? क्या टाइपिंग त्रुटि अस्पष्टता से अनुच्छेद 22 ए का उल्लंघन माना जाएगा? ये सारे के सारे प्रश्न हैं हमारे पीठ के सामने, संवैधानिक पीठ। उल्लंघन की स्थिति क्या परिणाम हो? बात अभी मान लो किसी ने अगर कोई ऐसा उल्लंघन कर दिया, उसके बाद बताओ तो कि अब क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? सोनम रघुवंशी के साथ तो जो होना था वो हो गया, है ना? उस लड़के की जान जानी थी वो तो चली गई। बस था
ठीक है? अब न्यायिक घटनाक्रम समझ बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन नागरिकों को पालन और विकास के का प्रारंभ में अनुच्छेद 22 को अलग-अलग ठीक है? अब आर्टिकल देखो आप, आर्टिकल जो 20 है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 20 जो है व्यक्ति में जानने का अधिकार है कोई गिरफ्तारी के बाद कि भाई उसको क्या है, ठीक है? दोनों फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 सबसेक्शन ठीक है? डीके बसु और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में गिरफ्तारी प्रक्रिया में दिशा निर्देश गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना अनिवार्य कर दिया, ठीक है? सर कुमार बनाम 94 में हुआ तो गिरफ्तारी के 19 बाद इस देश में होने लगा। बहुत गंदा शासन हर जगह आप देखो जिसका शासन आ जाए जो विपक्ष में है सबको डाल दो जेल। क्यों साहब इन पे ये चार्ज है, इन पे ये चार्ज है, इन पे ये चार्ज है। वो फिर सत्ता में आएँगे पलट के, वो फिर इन्हें डाल देंगे। गंदी व्यवस्था हो। 1994 के बाद उन्होंने कहा कि इसका रिकॉर्ड रखो आप कि आपने क्यों कि हम कभी भी आपकी रिमांड ले सकते हैं। ठीक है? अमेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में 2014 में धारा 41 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी को अपवाद होना चाहिए। ठीक है? अब देखो आप धारा 41 में क्या किया उन्होंने सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी अपवाद होना चाहिए, ये नियम नहीं है वो कह रहे हैं। देखा बनाम स्टेट ऑफ समाज गिरफ्तारी के आधारों को अवगत कराना यथाशीघ्र और प्रभावी होना चाहिए। वो कह रहे हैं अब हमें तत्काल आप गिरफ्तारी का आधार बताओ कि क्यों? ये 2014 की बात। अब इसमें और आई चीजें पंकज बंसल बनाम उन 2023 में फिर 22 सब सेक्शन 1 को सार्थक बनाने हेतु कारणों की विशेषता और स्पष्टता को आवश्यक करना है। अब कारण देना पड़ेगा आपको और अब ये जो अभी आया 2026 इसने इस कानून या इस धारा को और बल दे दिया कि आपके फंडामेंटल राइट के साथ ठीक है बात समझ में आ गई तो आर्टिकल 21 सबसेक्शन 1 के तहत गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप देने की बाध्यता मनमानी गिरफ्तारी की सुरक्षा के अधिकारों को कैसे मजबूत करती है हाल के न्यायिक घटनाक्रम के संदर्भों में इसका विश्लेषण करें ठीक है आपको इस तरीके का ऊपर लिखना है इसका निष्कर्ष थोड़ा सा इस तरीके से गिरफ्तारी के आधार पर लिखित रूप से न केवल अनुच्छेद 22 की संवैधानिक अनिवार्यता है बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जांच एजेंसियों की जवाबदेहिता और विधि के शासन को आधारशिला अब देखो इसमें क्या किया केवल अनुच्छेद 22 सबसेक्शन 1 की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है वो कह रहे हैं इसमें 21 भी इन्वॉल्व है उसकी खुद की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन भी दोनों चीजों को उन्होंने एक मान लिया है ठीक है यहाँ पे अलग अलग मान रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट जब जिस तरीके से केस पेश तो वो लास्ट वर्डिक्ट दे देगा वही सब ठीक है ये था हमारा आज का सोनम रघुवंशी का केस क्या में था मैं चाह रहा था आपके सामने का वीडियो लाऊं अभी आपको बताने का मौका मिला कि इसमें क्या क्या है ठीक है अब आते हैं अगले पर अगला है कि शहरी तापदीप बच चलने के अधिकार को फिर से एक बार वो हमने लिया था एक बार हमने आपको इसके बारे में पता बताया भी था कि व्यक्ति के चलने फुटपाथ पे चलने के अधिकार को संविधान क्या नाम से अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है उसको फंडामेंटल राइट मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब ये आज फंडामेंटल राइट बन गया कोई भी इस तरीके का केस होगा कभी भी तो पूरे शहरों की दशा पूरी दशा बदल देगा क्यों बदल देगा कि आप सोचो कि हर जगह झुग्गी डली है फुटपाथ है उनके ऊपर वो सारे के सारे क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि व्यक्ति के आप फंडामेंटल राइट के साथ यहाँ पर वही है अब वो क्या कह रहे हैं अब नया मामला है शहरी तापदीप में मामला क्या हो रहा है कि प्लांटेशन होता है शहरों में टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटियों लेकिन हो क्या रहा है कि वो प्लांटेशन जगहों पे होता है अब जो लोग फुटपाथ पे जा रहे हैं ना तो वहाँ छाया है ना आप देखो आप कभी भी किसी भी उस पे जाओ बस स्टॉप पे जो छोटे छोटे वो हैं बस स्टॉप के जो बेड लगे होते हैं आसपास में आपको पेड़ नहीं मिले तो उसी के लिए संज्ञान में लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो चल रही है शहरी तापदीप ऊंचाई क्या है शहरी क्षेत्रों में भवनों सड़कों कंक्रीट सड़कों, वहाँ के अवशोषण और पुनः विकिरण के कारण
आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना तुलना में जो तापमान है वो अधिक हो जाता है। वो कब कितने कितने हो सकता है? 2 से 6% तक बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है? अब वृक्षारोपण कहाँ-कहाँ होता है? मुख्यतः शहरी वन पार्कों और डिवाइडरों पे होता है। सड़कों, फुटपाथों, बस स्टॉप और बाजारों में छाया का अभाव रहता है। ये हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हीट कितनी 2 से 6% के बीच में आ जाती है और इसमें पैदल यात्री स्तर पर तापमान अक्सर वायु तापमान के कितना हो जाता है 8 से 12 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई आपके? तो 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन भर क्या होता है, जो रोड हैं वो कैसे हैं? ज़्यादा डार्क रहते हैं, काले कलर के रोड हमारे यहाँ होते हैं। वो क्या करते हैं? विकिरण को अवशोषित करते हैं। अवशोषण करने के बाद फिर क्या करते हैं? जो टेम्परेचर है आसपास में वो ज़्यादा महसूस और पेड़ है नहीं ऊपर से, वो ठंडक प्रदान कर दें। तो वो क्या करते हैं? वो हीट स्ट्रेट, निर्जलीकरण, उत्पादकता में कमी और स्वास्थ्य जोखिम वृद्धि कर। बात समझ में आ गई आपके? तो ये चीज़ें रहीं। छाया प्रदान सतह तापमान कम करता है। अब सोचो छाया प्रदान कर सतह तापमान कम कर देता है। हरित आवरण से क्या होगा? फास्फोरस स्थानीय शीतलता बनी रहेगी। वायु गुणवत्ता में सुधार और कार्बन करने की क्षमता बनी रहेगी। ध्वनि अवशोषण और मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं, इसकी सीमाएँ क्या हैं कि पेड़ों गलत पैदल मार्गों पर बल्कि वनों, पार्कों में है हमारी सीमाएँ यही हैं अभी तक। प्रजाति चयन में कमी, बड़े छायादार वृक्ष, देशज और हीट टॉलरेंट प्रजातियों का अभाव है हमारे यहाँ। रख-रखाव की कमी है, सिंचाई, छटाई और संरक्षण का भी अभाव। ठीक है? अत्यधिक घनत्व, कंक्रीटीकरण और सक्रिय फुटपाथ हरित आवरण के लाभ को निष्प्रभावी बना देते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? आप सोचो, कंक्रीट यहाँ से आप चले जाओ 1-1 किलोमीटर, उसके से 10-12 पेड़ मिलेंगे। दिल्ली की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप सोचो कि 2-4 किलोमीटर तक अगर 10-20 पेड़ भी हैं, तो क्या है? 2-4 किलोमीटर में 2-4 घर होने चाहिए थे। लेकिन उल्टी स्थिति उल्टी है, तो 2-4 किलोमीटर में केवल 2-4 पेड़ हैं। वो कहाँ तक उस चीज़ को वो करेंगे ठीक है? और हमारा अभाव क्या है? बड़े छायादार वृक्षों पीपल का पेड़ काट के है, ये हमारी जब हमारी जो दिक्कतें हैं, का प्रभाव आज दिख रहा है। टेम्परेचर में 8 से 12% ठीक है? तो 12% इंक्रीज़ है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 है और 12% बढ़ गया तो 52% ठीक है? और ये कैसे बढ़ रहा है? तो उसी के कारण। जलवायु अनुकूल शहरी नियोजन का उपाय, पैदल प्रथम दृष्टि हर सड़क पर शेड टू शेड रूट अभियान, 30 मीटर नियम, हर 30 मीटर पर एक पेड़ हो, ये नियम बना दो। मूलभूत अवसंरचना चौड़े, निर्बाध, छायादार फुटपाथ, यूनिवर्सल एक्सप्रेस वे डिजाइन करो, हीट एक्शन प्लान रखो, तापमान पुनर्मान और चेतावनी प्रणाली सेंटर और श्रम सुरक्षा प्रोटोकॉल रखो, प्रिवेंट प्रवर्तक सामग्री है ना, ये सारी चीजें, जल निकायों का संरक्षण, झीलें, नाले और आर्द्रभूमि का पुनर्जीवन करो। समुदाय की भागीदारी क्या है कि मेरा पेड़ मेरा फुटपाथ, अभी जैसे एक पेड़ माँ का नाम, वो सब चल रहा है हर जगह, ठीक है? और उस पेड़ की क्या करो, अभी क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जितने भी पेड़ हैं हमारे यहाँ प्लांटेशन सदियों से चल, लेकिन वो प्लांटेशन जीवित कितना है उसकी कोई भागीदारी नहीं है, तो उसके नाम पे भी अब ट्रैकिंग सिस्टम है कि भाई जीवित पेड़ कितने। 10 साल पहले अगर हमने 10 करोड़ रुपए पौधारोपण पे लगाया था, तो 10 करोड़ का हुआ क्या? और इसमें बहुत बड़ा करप्शन हो जाता था। अकाउंटेबिलिटी किसी की थी नहीं, ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। अब क्या हो रहा है कि कोई भी पेड़ आप लगा रहे हो, उसकी जियो टैगिंग करके फ़ोटो भेजनी है। पहला तो ये है कि आपने लगा दिया उसकी ओरिजिनल। दूसरी चीज़ ये है कि उस पेड़ के बाद फिर ट्रैकिंग होगी कि दूसरी साल क्या रिज़ल्ट है, कितने परसेंट पेड़ मरे, तीसरी साल कितने बचे, चौथी साल कितने, 5 साल बाद अगर जीव गया तो फिर वो हमेशा अमर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो चलने का अधिकार मैंने उस दिन बताया था। राइट टू वॉक अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा सुरक्षित, सुगम, छायादार पैदल हाँ, गैर उपलब्धता मूल अधिकारों का उल्लंघन दिन बताया था। 2026 में खुद ने एक निर्णय दिया था, जब मैंने क्लास ली थी आपको इसके बारे में बताया था। ये माइलस्टोन साबित होगा। शहरी अवसंरचना पूरी बदल जाएगी इससे। ठीक है?
स्वास्थ्य में सुधार, पैदल चलने में एनसीडीसीएस में कमी, समानता और समावेशन, गरीब बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगों की सुविधा, आर्थिक लाभ, ईंधन में बचत, स्थानीय व्यापार में वृद्धि, स्वास्थ्य व्यय में कमी, पर्यावरण लाभ, उत्सर्जन, जैव विविधता से हर जगह से लाभ ही लाभ होगा। अगर हमने क्या किया, जो पैरामीटर है वो कर दिया कि हर 30 मीटर चाहिए, हर एक उस जगह चौड़ी सड़क होना चाहिए, वहाँ पर एक पेड़ लगा होना चाहिए, बात पर क्या बनी रही। ये अगर हम सुनिश्चित कर पाए, तापमान में कमी आ जाएगी, स्वास्थ्य लाभ बेहतर हो। आप जितना पैदल चलेंगे आपको स्वास्थ्य उतना ही तो अच्छा रहेगा। आजकल क्या है, हर आदमी ने गाड़ी उठाई, एक्सीलेटर ताना और साहब यहाँ चले गए। ठीक है? आगे की राह पर देख लो आप। शहरी नियोजन नीतियों में राइट टू वॉक को एकीकरण मिलेगा। यूडीसी पीआर दिशा निर्देशों को सख्ती से अनुपालन होगा। शहरी स्तरीय ग्रीन कवर ऑडिट और पारदर्शिता डेटा सार्वजनिक करना होगा। वित्तीय प्रोत्साहन, ग्रीन टैक्स, सीएसआर और कैंपा फंड का उपयोग होगा और जलवायु लचीले, न्यायपूर्ण, पैदल अनुकूल शहरों की ओर जाएंगे। जब हमारे शहर पैदल यात्री के लिए सुरक्षित और छायादार होंगे, तभी वे जलवायु लचीले और मानवीय बनेंगे। ध्यान रखना। ठीक है? अब ये चीज आपके सामने। ठीक है, अब आगे चलते। आगे देखो आप, भारत की बढ़ती अंश, है ना? पॉपुलेशन का वर्गीकरण किस तरीके से, जनांकी लाभांश क्या है? सबसे पहले 3 तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना? और वो क्या-क्या करते हैं? पहले तो आती है 0 से जो 15 साल तक की एज के बच्चे हैं, ठीक है? और 0 से 15 साल के बाद जो 15 से 65 साल तक के लोग हैं, तो हम क्या कहते हैं, जनान की लाभांश। क्यों बोलते हैं उनको? उनको इसलिए बोलते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, देश की प्रगति में अपने सबसे महत्वपूर्ण बोझ नहीं, ठीक है? एक होता है कि एसेट और एक होती है लायबिलिटी। हमारे ये सारे के सारे क्या हैं, ये एसेट हैं। ये हमारे आगे ग्रोथ की और अच्छी चीज़। अब जैसे पॉपुलेशन है, 2 तरह से, अगर आपने उसको सही दिशा नहीं दी, तो वही पॉपुलेशन आपके लिए क्या है, बोझ भी है। अब किसी के घर में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे 10 के दसों कमाते हैं, 10 के 10 अच्छी जगह हैं, अच्छी नौकरी पा चुके हैं, एजुकेशन है उनकी, फिर वो क्या हो जाएँगे, वो ऐसे 10 सोर्स इनकम के, पैसा इतना आ जाएगा कि पूछो ही मत, चीज़ें इतनी सारी हो जाएँगी कि पूछो ही मत। और अगर वो 10 के 10 निकम्मे नकारे हो गए, या हमने उन्हें नकारा बना दिया, दोनों चीज़ें हो, घर में दिक्कतें बनी रहें, पैसे का अभाव बना रहेगा, खर्च हैं, ठीक है? चाणक्य लाभांश हमारा जो है उसकी क्या होती जा रही है, और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमने कौशल विकास कार्यक्रम बहुत सारे चलाए, हमने लोगों को स्किल करने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जो भी हैं, है ना? सारी की सारी योजना के बाद भी हम देश की प्रगति में जिस तरीके से भी हमें अपने इन युवाओं का उपयोग करना चाहिए था, हम उतना, मैं नहीं बोल रहा, टाटा बोल। अब आप देखिए, तो हमारे पास डिविडेंड होता है, वो किस तरीके से 2011 में हमारा ऐसे हुआ था, है ना? सेंसस हुआ था, उसमें देखो 64% क्या थे? देश के 15 से 59 साल के बीच में, ठीक है? अब आप देखो 2021 में क्या कितनी बढ़ गई? 68%। 68.7%, लगभग 70%, अब 69-70%, 70% पॉपुलेशन को दायरे में है। हम उसका उपयोग क्या कर पा रहे हैं, ये हमें आज सोचना। अगर हमने ये सब 90 के दशक में सोचा, 2000 के दशक में सोचा, आज इसका यूटिलाइजेशन बेहतर कर पा रहे हो, हम अपना आउटपुट अच्छा ले पा रहे होते, और ये राष्ट्र की प्रगति में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? 2031 तक अगर डाटा देखें तो फिर ये घटने 68 से 67, ठीक है? 67 से 41 में देखो अब क्या हो रहा है,
41 में देखो आप 2041 में ये कितनी बचेगी? 61% बचेगी। 2050 तक ये निर्भरता अनुपात क्या है? 10 कार्यशीलता में। आप सोचो एसिड हैं, वो हमारी अगर लायबिलिटी बढ़ गई, ये क्या है? ये बोझ बन जाएगा टाइम बम। उसी घर में मैंने बताया कि अगर 10 जगह से इनकम सोर्स बढ़ जाए तो वो घर बहुत स्वर्ग बन जाएगा। और अगर उसी घर में 10 लोग एक के कमाने पे खा रहे हैं, वही क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। तरीके से ठीक है, हमारे पास क्या है? लंबित सरकारी कारण क्या है? क्यों नहीं इसका यूटिलाइज कर पा रहे? सरकारी भर्तियां नहीं बढ़ेगी, कम नहीं बढ़ेगी, क्या होगा? 8 से 10 लाख से अधिक पद विभिन्न विभागों में रिक्त हैं, भर्तियां प्रक्रिया है, युवाओं का पास कम है सारी चीज़ों में। आप ये देख ही रहे का पेपर है, सीबीएसई की कॉपियाँ लीक हो जा रही हैं, सारे के सारे एजुकेशन पे क्या हुआ? दबाव बना हुआ है सारे के सारे। ये कहाँ पे दिक्कत आती है? अविश्वास के तो फिर होते हैं अपर्याप्त औपचारिक रोजगार है। टीएलएफएस 2023-24 शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी? 6.0 पर हो जाए। कुल कार्यबल का केवल 22 से 23 तो औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत। सोचो आप 22 से 23%। बाकी के क्या कर रहे हैं? वो अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है? तो ये हमारा कारनामा है। अब हम कहते हैं कि चाइना ने अपनी चीज ये सारी चीजें जब आप एक देश के तौर अब आप देखो कि कितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हुआ है का कारण सिर्फ यही है। ये जो आंकड़े हैं, ग्राउंड रियलिटी इससे भी गंदी है। ये तो अपनी फेस वैल्यू को साफ करने रखी जाती तब भी देखो आप क्या गर्त में गई हैं सारी चीजें। उसके बाद भी हम अपनी फेस वैल्यू साफ नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ गई? कहां तक करेंगे साहब? दाल में काला हो तो चलेगा, कोई दाल काली हो तो कहां चलेगी? बात समझ में आ रही? ये सारी चीजें हैं आपके साथ। तो शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार की तैयारियों में कमी है। 2014 के बाद हम कौन सी विकास योजना नाम पे कुछ करोड़ों के घोटाला हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे सीखने के परिणाम सीखने के परिणाम कम रोजगार, रोजगार मुख प्रशिक्षण का अभाव, डिग्री तो है पर काम के योग्य कौशल नहीं है हमारे यहाँ। फैक्ट्रियां लगा दी डिग्री, उनसे पूछो कि कुछ कर लेते हो? टाइपिंग ही कर लेते हो? नहीं आती साहब। हम कहाँ गए? आप सोचो कि आज डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट डिमांड है पूरी पूरी दुनिया सोशल मीडिया के मैनेजमेंट लगी हुई है। हमारे यहाँ एक भी राइट नाउ जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं डेटा साइंटिस्ट, हम सोचो कितने रोजगार उन्मुख शिक्षा का दर्शन कर फिर कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियां टॉप 100 से भी बाहर चलेंगी, दुनिया की टॉप 100 चली जाएंगी। आप धरातल में नहीं चले जाओगे, आप पाताल में चले जाओगे अगर बनी रही। ठीक है? महिला श्रम बाल भागीदारी बहुत कम है। सोचो महिलाओं की भागीदारी पीएलएफएस की रिपोर्ट में 2023 की जो आई थी 24 में, महिला पीएलएफ सिर्फ 25% है भागीदारी, सबसे कम है भारत में। आर्थिक विकास की आधी क्षमता का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। आप समझो इस चीज को, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? कि देश में आधी महिलाओं में मतलब देश की आधी पॉपुलेशन में हम उनके विकास में कोई उनकी भागीदारी को सुनिश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। आप समझो, दुनिया की भागीदारी, दुनिया में महिलाओं ने अपने पूरे के पूरे खा रखे हैं। आप उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो कि आपकी क्या है। बस उन्हें सौंदर्य का एक प्रसाधन टाइप का बना रखा है। आप बस यहाँ तक हैं, आपकी ड्यूटी केवल किचन में खाना बनाने, सास-ससुर की डाँट सुनने, पति के ताने सुनने तक सीमित रह गई है। ये जो देश चलाएगा वो कौन? आप ही चलाएँगे। आप तो मंदबुद्धि हैं।
कैसे काम होगा? क्षेत्रीय और ग्रामीण शहरी असमानताएँ आप समझो। शहरों में कितना ज़्यादा पैसा है और गाँव में तो खाने को तक। बेरोज़गारों का पलायन, अनौपचारिक और अस्थिरता काम को बढ़ावा। और सोचो कितना पलायन, कितनी दिक्कत है। आज जो मिनिमम वेज है वो लगभग 1800 रुपए है। मनरेगा की मज़दूरी 300 रुपए दिन हो गई है, 300 रुपए से ज़्यादा हो गई। और आप कई क्षेत्रों में आज चले जाओ, आप देखो वहाँ की गरीबी। बिहार में चले जाओ, यूपी, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आप झारखंड चले जाओ, सब जगह आप इनकी स्थितियाँ देखो। आप 300 रुपए की बात करते हो, ये 100 रुपए दिन पे काम कर रहे हैं आज भी। ये दिक्कतें हैं और ये असमानताएँ कहीं न कहीं हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है? यदि सुधार नहीं हुए, टाइम बम के कारण हम आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय लाभांश तो हमारा है, वो एक टाइम बम क्यों? वो क्यों है वो हम आपको बता देते हैं अभी। तो इसकी है कि जनसांख्यिकीय के अवसर और जनसांख्यिकीय बोझ में बदलेगा। अब आप सोचो कि हमने जो हम कह रहे हैं ना एसिड है उसको लायबिलिटी में कैसे बदलेंगे? 2035 के बाद आश्रित बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ेगी, सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा। सोचो कि हम जिन बच्चों को अभी पाल पोस रहे थे, जो घर को बढ़ा सकते थे, वो बच्चे बूढ़े हो जाएंगे 35 के बाद। तो फिर देश में क्या होगा? उन बूढ़ों को संभालने के लिए एक आदमी चाहिए। तो हमने क्या किया? एक तो उन्हें बुढ़ापे की ओर धकेल दिया, दूसरा उनके लिए कोई व्यवस्था बुढ़ापे में हम उच्च बेरोजगारी और अधरोजगारी के सामाजिक तनाव, युवाओं में निराशा, अपराध, नशे की प्रवृत्ति और अस्थिरता बढ़ती जा रही है, आर्थिक अस्थिरता, सारी चीजें कहते हैं। अब एटम बम क्यों बन रहे हैं, उनकी हम सारी की सारी वजह बता रहे हैं आपको। आप कहोगे कि सर ये सब चीजें क्यों बता रहे हो? अरे आप चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, यहाँ जो स्थितियां हैं वो देख लो, ठीक है? कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़ के एक हैं। उत्पादकता विहीन वृद्धि, कम कौशल, कम उत्पादकता से इनकम टैक्स में फंसने का खतरा बना रहेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बिछड़ना, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे से स्पर्धा कठिन होगी, देश प्रभावित होगा। राजकोषीय दबाव और विकास की रफ्तार में कमी। राजकोषीय दबाव क्या रहेगा? कम रोजगार बराबर कम राजस्व और अधिक कल्याणकारी खर्च। हाँ, आर्थिक वृद्धि। आप सोचो, कर कम रहेंगे, कम राजस्व आएगा आपके पास, और हमें जन कल्याण की वो क्या चलानी पड़ेंगी, स्कीम ज्यादा चलानी पड़ेंगी। अब सोचो देश में 52 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी गल्ला लेते हैं 5 किलो। जैसे हम अपनी उपलब्धि मानते हैं देश के तौर पे, कि हमारे देश की 150 करोड़ देशवासियों में 52 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या 5 किलो गल्ले पर निर्भर है। ऑफिशियल है ये डाटा आपके लिए। और आप कहते हो कि देश हमारा बहुत अच्छे हाथों में जा रहा है, बहुत जगह। क्यों? शॉर्ट टर्म राजनीति। शॉर्ट टर्म राजनीति आप कर सकते हो, पेपर लीक कराओ, पेपर दे दो, आप पास हो जाओ। लेकिन पेपर को अगर जेन्युइन पास करना है तो दोस्त, के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है। उसके लिए आपकी भागीदारी की जरूरत है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, उसके लिए एक मेहनत की जरूरत है, और उसके लिए अजय चौहान जैसे सख्त आवश्यक, ताकि आप उन चीजों को अचीव कर सकें। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्त, अगर आपको आज से काम चालू करना है तो इनके उपाय हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बम क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। समयबद्ध और पारदर्शिता सरकारी भर्तियां हों, रिक्त पदों की भर्तियां, ठीक है? रिक्त पदों की वार्षिक समीक्षा हो कि संबद्ध के भाई कितनी भर्तियां निकली, कैलेंडर कितने आए, जैसे यूपीएससी हर साल जारी करता है और हर साल लेता है। डिजिटल भर्ती प्रणाली और भविष्य में प्रवृत्तियों में सुधार हो, रोजगार सृजन पर केंद्रित विकास हो, है ना? श्रम प्रधान विनिर्माण हो, एमएसएमई, पर्यटन, देखभाल, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे उपाय हों। निवेश नीति में रोजगार प्रभाव को प्राथमिकता मिले। कौशल भारत 2.0 उद्योग से जुड़ा कौशल, उद्योगों के साथ पाठ्यक्रम, डिजाइन और आर्टिफिशियल का उसमें उपयोग हो। जिला स्तर पर इसकी मैपिंग हो और जॉब ओरिएंटेड चीजें प्रशिक्षित की जाएं।
शिक्षा, सुधार और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम हो। एनईपी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन हो, है ना? स्टैम्प डिजिटल ग्रीन जॉब्स और उद्यमिता पर जोर हो। महिला श्रम और भागीदार बढ़ाना, सुरक्षा, लचीले कार्य विकल्प, कौशल, उद्यमिता और नेतृत्व में कार्यशीलता को बढ़ाना है। महिलाओं को इस और ज़्यादा भागीदारी को टियर 1, टियर 2 शहरों के और टियर 2, टियर 3 शहरों में लोगों की अवसंरचना पर भी बल देना है। डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता है। समझ में आ गई दोस्त? तो ये सारे के सारे उपाय हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे इनमें। आप सबसे पहले ये पूरे के पूरे डाटा को आपको याद रखना है। ये नेशनल पॉलिसी के क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है। मैंने बोला था उस दिन कि इस तरीके की चीजें मुद्दे में रहेंगी हमेशा। पूरे देश में अभी और ज्यादा अभी दिक्कतें आएंगी इसको लेकर, क्योंकि रोजगार मिल नहीं पा रहा है लोगों को, तो वो क्या है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ये जो आज की जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, ये रिपोर्ट बहुत काम की है। इस रिपोर्ट को एक तरीके से पूरी नजर में देख लो। श्रम कानूनों का सरलीकरण और अनुपालन में सुगमता बनाने के लिए, सामाजिक सुरक्षा और सार्वभौमिक पेंशन बीमा स्वास्थ्य, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था और एआई, ग्रीन और केयर सेक्टर में भविष्य की नौकरियों को ज्यादा तलाशा जाए, डाटा आधारित श्रम बाजार प्रणाली को कौशल उन्मुख बनाया जाए, ठीक है, युवा भारत की ऊर्जा उत्पादकता कौशल और नवाचार से जोड़ना होगा। जनसंख्या नहीं जनशक्ति हमारी पूंजी है, इसे अवसंरचना में बदलना होगा। सरकार का उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी आवश्यक है। वर्तमान दशक 2025 से 2035 निर्णयकारी है। यही समय है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर 2025 2035 के बीच में संभले, फिर हम कभी नहीं पाएंगे और हम अपने आप पर ही एक बोझ। ठीक है, ये था हमारा आज का जो भी लब्बु लुआब था, सारी चीजों का था। अब आ जाते हैं थोड़ा पीटी ओरिएंटेड चीजों पर। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल है वो हमने लॉन्च किया है, और वो किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है हैदराबाद स्थित, जो निजी कंपनियां हैं, इसने ये पूरा का पूरा जो है अ, वो विकसित किया है निजी ऑर्बिटल। पेलोड क्षमता है इसकी 213 315 किलो है, लो अर्थ में जा सकता है। लक्ष्य छोटे ग्रहों की लागत में लॉन्च सेवाएं प्रदान करना, तो इसका सहयोगी है। सेवाएं पर रेंज सुविधा और अन्य तकनीक प्रदर्शन के लिए इसरो इसके है। ये प्रथम ऑर्बिट परीक्षण के लिए तैयार है। ये सब है भारत में निजीकरण अंतरिक्ष क्षेत्र की दिशा में महत्वपूर्ण है। स्काई रूट, ये कंपनियां देखो ये काम कर रही हैं। स्काई रूट है, अग्निकुल है ना, बेलाट्रिक्स है, पिक्सल है, जैसी कंपनियां भारत के उभरते स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि टाइफून, वो भी ये कहाँ आया? ये दोस्त यहाँ आया फिलीपींस के आसपास, साउथ चाइना सी में, है ना। इसका नाम रखा गया बॉबी, वियतनाम द्वारा इसका नाम रखा गया। अर्थ वियतनामी भाषा में होता है पर्वत। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इन चक्रवातों के नाम अलग अलग तरीके से, जैसे टाइफून हो गया, है ना, कई बार हम लोग इसका नामकरण करते हैं, और वो इस तरीके से है कि वो अल्फाबेट के हिसाब से बारी बारी करके इनके जो सदस्य देश हैं, पर जिम्मेदारी होती है कि अब की बार इस तरफ अगर कोई ऐसा वो आता है, चक्रवात आता है, तो उसका नामकरण। ठीक है, तो ये इनकी जिम्मेदारी, उसी के आधार पर वियतनाम को जिम्मेदारी मिली थी, इसका नाम रखा वो भी, और वियतनामी भाषा में इसका मतलब पर्वत। विशेषताएं क्या है कि शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तेज हवाएं चलती हैं, 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक चलती है, भारी वर्षा होती है, समुद्री लहरें उठती हैं, बाढ़ भूस्खलन और का खतरा बना होता है। महत्वपूर्ण चक्रवातों का उदाहरण बना रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। गगनयान में IMET-05 पैराशूट का परीक्षण किया गया। अब आप सोचो ये क्यों किया गया? कि गगनयान भारत का एक ऐसा मिशन है अभी, जो जीवित यात्रियों को कहाँ ले जा रहा है, हमारे 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने की बात चल रही है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। लक्ष्य है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ये ऑर्बिट में भेजना, 2 ऑर्बिट में भेजना है। पूर्ण सरकारी है, इसमें कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा है, इसीलिए इसकी क्या हो रही है, सॉफ्ट लैंडिंग कैसे, उसके परीक्षण चल रहे हैं। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? IMET-05 गगन मिशन के क्रू
मॉड्यूल पैराशूट सिस्टम। देखो आपने कई जगह पिक्चरों में देखा होगा ये। कई हॉलीवुड पिक्चरों में इस तरीके के कैप्सूल होते हैं। वो अंतरिक्ष में इस तरीके से शूट कर दिए जाते हैं। जैसे यूएफओ वगैरह अपन देखते हैं, कहते हैं कि एलियन इस तरीके से आते हैं। उसमें यही पिक्चर दर्शाई जाती है। बात समझ में आ गई? पैराशूट सिस्टम की विश्वसनीयता की जांच हो रही है। क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा और लैंडिंग की सुनिश्चितता को वो किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है। गगनयान के लिए मानव सुरक्षा मानकों को प्रमाणित करना ये बहुत बड़ी वो है चुनौती है और प्रासंगिकता है कि गगनयान मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण चरण है ये। कई चरणों में कई बार इसकी ये कई तरह से बनते हैं, है ना? उस तरीके से चीजें कि सोचो वहां तक तो पहुंच जाते हैं हर बार, वहां से लैंड करने में हमारा पहला जब चंद्रयान वो फ्लॉप हुआ तो क्या था, लैंडिंग ही तो खराब हुई थी। लैंडिंग के लिए अब तो हमें आदमी लेके जाना है, तो किस तरीके से काम करेंगे वो उसका लबुलवाब जो है वो बना हुआ है। अब देखिए एक सींग वाले गैंडे का डीएनए आधारित संरक्षण होगा। ये कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में। काजीरंगा में एक सींग वाला जो गैंडा है वो पाया जाता है। ठीक है? राइनोसोर्स। अब इसमें क्या है कि वो कह रहे हैं डीएनए आधारित इसकी संरक्षण होगा। आप सोचो डीएनए के पूरे-पूरे सैंपल हैं हमारे पास। कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं। अगर उसमें कोई मिसिंग होगा तो वो पता लग जाएगा। ठीक है? व्यक्तिगत पहचान है, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में सहायता होगी। आनुवांशिक विविधता बढ़ेगी इससे, है ना? इनब्रीडिंग जो है उससे बचाव होगा और बेहतर प्रजनन और विकास कार्यक्रमों में मदद मिलेगी इस चीज़। ठीक है? 5वां है कर्णफुली नदी क्या है? इसका नाम जो है वो मिज़ोरम में ल एक नदी होती है, मिज़ोरम से चलती है, चटगाँव में चलती है बांग्लादेश में और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है? ये आज का पूरा सेशन था। बाकी हम आपसे क्या करेंगे, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।